हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट मैंने कंप्लीट कर दिए थे और आज हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। पर प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 स्लाइड डिस्प्ले कर देता हूं, जिसको पॉज करके रीड कर लेना। ये टॉपिक मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, पर ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैंने डिस्प्ले किए हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.1 है, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोऑक्सी ऑप्टिकली कार्बोनिल कंपाउंड नहीं देते हैं। तो इसके बारे में रीड कर लेना, ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये तीनों आप पोस्ट करके अच्छे से रीड कर लेना। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रोटीन्स। तो बेसिकली प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले हम देखें अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है। तो अल्फा अमीनो एसिड जो है, तो जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और इसमें COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। और इस अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। तो दिस इज अल्फा एमिनो एसिड, ये है हमारा अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। इस अल्फा एमिनो एसिड्स के ही कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो मैं एल्फ प्रोटीन बना के बताता हूं। ये NH, ये अल्फा और ये COOH। इसी तरह से ये COOH। ये अनदर अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड्स हैं बेटा। तो जब ये दो अल्फा एमिनो एसिड्स, ये दो अल्फा एमिनो एसिड है, और ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में कंडेंस होंगे तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। अब आप यहां एरो लगा दोगे और यहां पर आप बना दोगे इस तरह से। ये C डबल बॉन्ड O, NH CH R C डबल बॉन्ड OH, और वन मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। तो ये दो एमिनो एसिड इस तरह से कंबाइन करते हैं, एक का COOH और दूसरे का NH2 का हाइड्रोजन। अब हम ये दो डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं और ये कंडेंस होके निकला। तो जब दो एमिनो एसिड इस तरह से रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल के और दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको? डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बन गया है। और इसी तरह से यहां पर जब एक मॉलिक्यूल और एमिनो एसिड्स का, जैसे मैंने एक और ले लिया और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया हमने, ये एक और एमिनो एसिड ब्लू वाला, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला। और जब ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे।
और अब इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहां पर 3 डिफरेंट एमिनो एसिड्स आपस में कंडेंस हो रहे हैं। अब इस केस में हम इसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। और जब 10 और 10 से ज्यादा एमिनो एसिड इस तरह से कंडेंस होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा बेटा, उसके अंदर ये लॉन्ग चेन बन जाएगी और ये n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। यहां पर ये n मॉलिक्यूल हमने एमिनो एसिड्स लिए, वो इस तरह से कंडेंस हो रहे हैं। और ये अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम रेफर करते हैं प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रोटीन। और यहां पर ऑब्वियसली n मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएंगे। और यहां पर ये जो बॉन्ड दिख रहा है हमको, यहां पर ये जो हमको बॉन्ड है, ये जो पोर्शन है जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये हम इनको पेप्टाइड्स बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड साइट बोलते हैं। तो ये वाले जो हैं इनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है बेटा, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड्स है। और पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जब दो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। 5 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पेंटापेप्टाइड्स। तो ये कुल मिला के ये हुआ कि प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स हो गए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर ये जो आर है, ये जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। टोटल मिला के जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, नेचर के अंदर, लिविंग बीइंग्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस से एमिनो एसिड मिलते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर आपको कोई पूछे कि जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोटीन का क्या करें, प्रोटीन का, ये प्रोटीन है और प्रोटीन का एसिडिक मीडियम या किसी एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन, ठीक है, तो हमको क्या मिलते हैं? n नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब n की वैल्यू 200 भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, 10 से ग्रेटर होगी, कहने का मतलब n की वैल्यू, और अप टू 1000 तक जाती है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स का सॉल्यूट मिक्सचर मिलता है। अब ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स मिले हमको प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से, तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं बेटा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, हेयर के अंदर, स्किन में जो प्रोटीन है वो केरोटीन है, हॉर्न में सींग जो होते हैं उसमें केरोटीन प्रोटीन्स हैं, एग के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है, एग में क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, और प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है क्योंकि उसमें अल्फा एमिनो एसिड है तो NH2 ग्रुप है। अब ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स हमारे पास जो मिले हैं वो हमारे पास अलग अलग, जैसे इंसुलिन का हाइड्रोलिसिस किया, हीमोग्लोबिन को हाइड्रोलिसिस किया, केरोटीन को हाइड्रोलिसिस किया,
एल्ब्यूमिन को हाइड्रोलिसिस किया तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स मिले। फिर हमने उनको फिजिकल मेथड से, डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्रोमेटोग्राफी मेथड से, अलग अलग मेथड होते हैं, उन एमिनो एसिड्स को हमने सेपरेट करके और उसका रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो हमको पता लगा कि नेचुरल प्रोटीन्स के अंदर 20 डिफरेंट, कितने 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हैं। नेचुरल एमिनो एसिड्स कितने हैं? नेचुरल एमिनो एसिड यानी नेचुरल सोर्सेज से जो प्रोटीन मिल रहा है, उस नेचुरल सोर्सेज से जो प्रोटीन मिले हैं, उनका जब हमने हाइड्रोलिसिस किए अलग अलग प्रोटीन्स का, और फिर उनमें से उन प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करके जो एमिनो एसिड्स मिले, उन एमिनो एसिड्स को अलग अलग टेक्निक से सेपरेट करके उनका स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, उनका रिसर्च हुआ, तो कुल मिला के हमारे पास 20 एमिनो एसिड मिले। हमको कितने एमिनो एसिड्स मिले? 20। तो हमारे पास 20 एमिनो एसिड्स की पूरी लिस्ट है जो किसी भी बुक में मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उन 20 एमिनो एसिड्स के नाम और फॉर्मूले लर्न करने। कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि नेचुरल प्रोटीन्स के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं डिफरेंट प्रोटीन्स में, तो टोटल नेचुरल एमिनो एसिड्स कितने हैं? तो आप बोलोगे 20। अब एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया कि एमिनो एसिड्स हैं, तो एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये R की वैल्यू H भी हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू जब H होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये R की वैल्यू के बेस पर हम इसका नाम देते हैं। तो अगर ये देखें तो हमारे पास ये जो इसका कार्बन है वो किरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, यानी एमिनो एसिड्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और एल कन्फिग्रेशन वाले होते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि देखो, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन क्या होते हैं। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन पेलेंटिमेट कार्बन से देखते हैं हम। किससे देखते हैं हम? पेलेंटिमेट कार्बन से। तो पेलेंटिमेट कार्बन पर अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो OH राइट पर है तो कैपिटल डी, और लेफ्ट पर है तो कैपिटल एल, OH। और यहां NH2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जो हम आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मैं एक बार याद दिला रहा हूं, जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, प्रोटीन में जो अल्फा कार्बन है उस पे NH2 जुड़ा हुआ है, और इसका ये वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन भी है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सही बेटा। और ये साथ में ये अल्फा कार्बन कायरल कार्बन भी है, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल एल और कैपिटल डी का जो कन्फिग्रेशन है वो इस NH2 के बेस पर लेते हैं, तो जब ये NH2 इस अल्फा कार्बन पर, कायरल कार्बन पर राइट हैंड साइड पर होगा तो कैपिटल डी, और लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो कैपिटल एल। तो कार्बोहाइड्रेट में तो पेलेंटिमेट कार्बन के OH का देख रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में तो हम क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट में हम देख रहे थे जो पेलेंटिमेट कार्बन है उस पर OH राइट में है तो कैपिटल डी कन्फिग्रेशन, और लेफ्ट में है तो कैपिटल एल कन्फिग्रेशन। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर हम अल्फा कार्बन के बेस पर चलेंगे, बेटा। तो यहां जो अल्फा कार्बन होंगे, उस अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन पर अगर NH2 लेफ्ट में है तो कैपिटल एल कन्फिग्रेशन, और अगर राइट में है तो कैपिटल डी। जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे हैं वो सब कैपिटल डी कन्फिग्रेशन के हैं। जितने भी हमने क्या देखे हैं, जितने भी हमने नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स देखे हैं वो सब कैपिटल डी कन्फिग्रेशन के हैं। और इसी तरह से जितने भी हमने नेचुरल
एमिनो एसिड्स देखे हैं वो कैपिटल एल कन्फिग्रेशन के हैं। ध्यान दो, स्मॉल लेटर में जब डी और एल लिखा रहता है जिसको प्लस और माइनस बोलते हैं, तो स्मॉल लेटर डी और स्मॉल लेटर एल डेक्स्ट्रो लिवो को बताता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं तो बार बार नहीं करूंगा मैं। तो ये ध्यान रखना, आपसे अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स के कन्फिग्रेशंस क्या होते हैं, तो कैपिटल डी। नेचुरल एमिनो एसिड्स के जो कन्फिग्रेशन होते हैं तो वो होते हैं एल कन्फिग्रेशन के। अब यहां पर हम जब प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोटीन आपने देख लिया कि ये अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। अब ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स बेसिकली इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, NH2 और COOH। तो जब हम एमिनो एसिड्स को एनालिसिस किया तो 20 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं। वो कौन से मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, इसमें से R की वैल्यू अगर H होगी, R की वैल्यू जब H होती है तब हो जाएगा इसका नाम CH3CH, सॉरी R की वैल्यू H बोल रहा हूं मैं। तो R की वैल्यू जब H होगा तब इसका ये ग्लाइसिन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। इसका शॉर्ट एब्रिविएशन GLY या फिर GB लिखते हैं। ग्लाइसिन सिंगल नेचुरल एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इस पे कैरियल कार्बन नहीं है, एनसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर R की वैल्यू CH3 है और CH3 के अलावा कुछ भी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे इसका नाम है एलानीन, इसको ALL या फिर A से लिखते हैं। तो अब इस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। तो 20 एमिनो एसिड में से 19 एमिनो एसिड्स तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन वाले हैं। खाली सिंगल ग्लाइसिन एमिनो एसिड ऐसा है जो नेचुरल है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब एमिनो एसिड को जब हम सेपरेट करते हैं तो एमिनो एसिड का जो सॉल्यूशन है या एमिनो एसिड जो एग्जिस्ट करते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिस फॉर्म में मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। बस इसका रीजन क्या है, देखो ये एमिनो एसिड में ये NH2 ग्रुप है, तो ये NH2 ग्रुप क्या है, ये NH2 ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसको प्रोटॉन चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन बेस होता है तो इसको प्रोटॉन चाहिए, इसको प्रोटॉन चाहिए। और ये COOH ऐसा ग्रुप है जो प्रोटॉन डोनर ग्रुप है, प्रोटॉन डोनर ग्रुप है। तो COOH बोलता है मुझे प्रोटॉन देना है, COOH बोलता है मुझे प्रोटॉन देना है, NH2 बोलता है मुझे प्रोटॉन खाना है, COOH बोलता है मुझे प्रोटॉन बस देना है, और ये NH2 ग्रुप बोलता है नहीं मुझे तो प्रोटॉन चाहिए। ये प्रोटॉन देने के लिए बैठा है और ये प्रोटॉन खाने के लिए बैठा है। जैसे मेरा ये वाला हाथ है, इसमें ये मार्कर है और इसमें मार्कर नहीं। अब ये वाला हाथ बोल रहा है मुझे मार्कर नहीं चाहिए, मुझे मार्कर नहीं चाहिए, मैं मार्कर को छोड़ना चाहता हूं। और इधर से ये वाला मेरा हाथ बोल रहा है नहीं मुझे मार्कर चाहिए, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो उसी तरह से क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में ये दोनों ग्रुप हैं, और जब एक ही मॉलिक्यूल में ये इस तरह के दोनों ग्रुप होते हैं तो हम उनको एम्फोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ज्यादा करेक्ट टर्म है, लेकिन बुक एनसीईआरटी बुक और बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है कि एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक वैसे कंसेप्ट अलग होता है बेटा। एम्फोटेरिक तो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं पर उनमें दो डिफरेंट ग्रुप नहीं होते। तो इसको कंफ्यूज मत करना, इसको हम एम्फोटेरिक भी बोलते हैं एमिनो एसिड्स को, क्योंकि बुक ने ऐसा कह रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी बुक ने इसको एम्फोटेरिक कहा है, पर ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें दो अलग अलग ग्रुप हो और एक एसिडिक और दूसरा बेसिक हो तो हम उनको एम्फोलाइट कहते हैं। तो इसको हम एम्फोलाइट और एम्फोटेरिक बोलेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहां पर RCOO ये प्रोटॉन देने के लिए तैयार बैठा है और ये प्रोटॉन लेने के लिए तैयार बैठा है, तो अंदर ही अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, अंदर ही अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है।
और जैसे ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है तो RCH3 माइनस और NH3 प्लस बन जाता है। RCH3 माइनस NH3 प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये प्रोटॉन देने के बाद ये आयन बन जाता है। इसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन एक ही मॉलिक्यूल में है, तो इस तरह के आयन को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ज्विटर आयन। और डाइपोलर आयन, क्या बोलते हैं इसको? डाइपोलर आयन। तो जो एमिनो एसिड्स हैं वो अपने सॉल्यूशन में डाइपोलर आयन की तरह रहते हैं, वो इस तरह से एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो अगर एमिनो एसिड के बारे में बात करें तो एमिनो एसिड्स का सॉल्यूशन होगा, तो आपसे कोई पूछे कि वो किस फॉर्म में मिलता है, तो वो इस फॉर्म में मिलता है। और इन आयंस को हम डाइपोलर आयन बोलते हैं, क्योंकि देखो जैसे NaCl है तो वो मोनोपोलर आयन है। NaCl है तो वाटर में गया, Na और Cl दे दिया, तो एक Na आयन है, एक Cl है। तो Na और Cl दो डिफरेंट स्पीशीज है। Na पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब लेकिन यहां पर तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, और जब एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो, जब एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो, तब हम उसको ज्विटर आयन कहते हैं या डाइपोलर आयन बोलते हैं। तो एमिनो एसिड्स का ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इस वजह से एमिनो एसिड्स के अंदर आयनिक कंपाउंड वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एमिनो एसिड है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी वो कोवेलेंट वाली करेगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, बट और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या देखा, एमिनो एसिड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, कंडक्शन दे रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट एमिनो एसिड के, ये सारे प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड को आयनिक कंपाउंड की और इंडिकेशन दे रही है कि इनमें आयनिक कैरेक्टर है। तो होता क्या है बेसिकली, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से मैं लिख ही रहा हूं बोर्ड पे, कि इनमें एक अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इस तरह से अल्टरनेट, इस तरह से क्या हो जाता है बेटा? अल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पर वापस दूसरा आ जाएगा, तो इस तरह से ये एक बहुत, और इस तरह से यहां पर भी फिर नीचे यहां आ जाएगा COO माइनस NH3। इस तरह से मतलब जैसे एक क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे NaCl में Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, जैसे ये Na प्लस, तो ये Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, फिर यहाँ इस तरह से चारों तरफ 3D स्ट्रक्चर बन जाता है NaCl का। उसी तरह से यहाँ पर भी ये इस तरह से आए, इस तरह से एमिनो एसिड कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से सेट हो जाते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर 3D में ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इनमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, और ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं। चलो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो ये एमिनो एसिड्स हैं, जो मैंने ये डिस्कस किए एमिनो एसिड्स, तो ये एमिनो एसिड 20 टाइप के हैं। अब इसमें एमिनो एसिड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो है इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब, तो इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर है। पहला तो नंबर ऑफ ग्रुप्स पर। कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हो, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एमिनो एसिड्स को मैंने, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो एक तो न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में क्या होता है,
न्यूट्रल एमिनो एसिड में एक NH2 एक COOH, तो हम इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। दूसरा होता है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या होगा, इनमें तो 1 COOH होता है और 1 NH2 होता है। इस तरह के एमिनो एसिड में 2 COOH ग्रुप होंगे और 1 NH2 होगा। ठीक है, जैसे ये एक एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। तो जैसे ये एमिनो एसिड है, तो ये एक एमिनो एसिड है बेटा, तो इस ये अल्फा एमिनो एसिड तो है, ये अल्फा कार्बन तो है। अब इसमें कितना हो गया, 2 COOH हो गए और 1 NH2 हो गया। तो इस तरह के एमिनो एसिड्स को हम एसिडिक एमिनो एसिड बोलेंगे। और इसी तरह से बेसिक एमिनो एसिड क्या होगा, बेसिक एमिनो एसिड में 2 नाइट्रोजन होंगे। अब वो जरूरी नहीं कि दूसरा नाइट्रोजन NH2 के फॉर्म में ही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये है, एक NH2 यहां लगा दिया और एक NH2 यहां लगा दिया, तो बेसिक में क्या हो गया, 1 तो COOH होगा और 2 नाइट्रोजन वाले ग्रुप होंगे। अब ये दोनों NH2 भी हो सकते हैं और एक NH2 तो होगा ही होगा कम से, और दूसरा NH2 किसी और फॉर्म में, मतलब दूसरा नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में हो सकता है। मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी आप ये याद रख लो कि चलो ये अभी समझने के लिए तो ये याद रख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड वो होंगे जिसमें एक COOH एक NH2 है। एसिडिक एमिनो एसिड में 2 COOH और एक NH2 है, अल्फा कार्बन पे ही रहेगा। और यहां पर भी ये बेसिक एमिनो एसिड में एक COOH और 2 NH2 है। तो ये इस तरह से रहता है। अब ये एमिनो एसिड्स मैं कुछ पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। टेबल है मेरे पास, देखना बेटा। तो ये पहले तो मैंने ये बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जॉइंट टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ये पेप्टाइड लिंकेज CONH को, पेप्टाइड लिंकेज एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH एंड NH2। देखो ये ग्रुप जो पेप्टाइड तो CONH है, तो ये एमाइड ग्रुप भी हुआ बेटा। ये कौन सा ग्रुप हुआ, दिस इज द एमाइड ग्रुप। ये वाला ग्रुप इस ग्रुप को हम क्या भी बोलेंगे, एमाइड ग्रुप भी कहेंगे। दिस इज एमाइड ग्रुप। CONH2 होता है ना, तो ये एमाइड ग्रुप भी है, ये ध्यान रखना। तो पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा ग्रुप है, अगर ये पूछ ले आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बोलोगे एमाइड ग्रुप है, ठीक है। फिर वही लिखा डाइपेप्टाइड 2, ट्राइपेप्टाइड 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये मैंने बताया था आपको, कुछ एमिनो एसिड्स को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। ग्लाइसिन, तो एमिनो एसिड्स में ये तो क्लियर है कि एमिनो एसिड के अंदर हमारे पास ये एमिनो एसिड्स होते हैं, RCH, COOH, RCH, COOH, NH2। तो ये जो R है, यहां पर ये इस R की वैल्यू H है, और जब इस R की वैल्यू H है तो हम इसको ग्लाइसिन कह रहे हैं। इसी तरह से इस R की वैल्यू CH3 है तो हम इसको एलानिन कह रहे हैं। इस R की वैल्यू आइसोप्रोपाइल है, देखो ये क्या है, ये है CH3 CH CH3, ठीक है। तो वेलिन हो गया, तो वेलिन का फॉर्मूला क्या हो गया, तो वेलिन का फॉर्मूला ये हो गया, CH, ये R की वैल्यू तो ये हो गई, और बाकी ये वाला तो होगा ही होगा, COOH और NH2। वेलिन तो CH3 CH3, ये वाला ग्रुप, यानी इस R की जगह ये वाला ग्रुप लगा दो, ये वाला ग्रुप यहां R की जगह रिप्लेस कर दो, तो वेलिन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो ये ल्यूसीन बन जाएगा, और ये आइसोल्यूसिन बन जाएगा, यानी आइसोल्यूसिन में ये CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH है, और फिर आगे क्या है, आगे ये है,
तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया? तो ये अभी आप क्या देख रहे हो? आइसोल्यूसिन। अब इसी तरह से यहां मैंने CH COOH NH2 लगा दिया और ये पूरा इस तरह से, तो ये बन गया लाइसिन। अब आप देखो लाइसिन के अंदर 2 NH2 ग्रुप हो गए, लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप हो गए। तो लाइसिन जो हो गया वो बेसिक एमिनो एसिड हो गया। लाइसिन जो हो गया बेटा वो क्या हो गया? लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड हो गया। मैंने कहा ना, तो अभी तक हमने ये ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये फर्स्ट 5 न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं। ये पांचों के पांचों क्या हैं? ये पांचों के पांचों न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं। बट ये वाला एमिनो एसिड्स कौन सा हो जाएगा? दिस एमिनो एसिड इज अ बेसिक एमिनो एसिड। क्यों है ये बेसिक एमिनो एसिड? क्योंकि इसमें 2 NH2 ग्रुप है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके दो तरह के इन एमिनो एसिड्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। सॉरी, इनके जो एब्रीवेशन है, सिंबल है, वो 2 तरह के हैं। जैसे ग्लाइसिन को GLY बोलेंगे या फिर G से। 1 लेटर कोड ये होता है इसका और 3 लेटर कोड ये होता है। एलानिन का 3 लेटर कोड ALA और 1 लेटर में A लेते हैं। वेलिन का 3 लेटर कोड VAL यानी फर्स्ट 3 वर्ड ले रहे हैं V। ल्यूसिन का LEUL। आइसोल्यूसिन में ये ले लेते हैं आइसो का I लेते हैं, फिर LE लेते हैं, तो ये आइसोल्यूसिन का है। लाइसिन का ये हो गया और सिंगल में ये ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, जो लाइसिन का है वो K लिया हुआ है। क्यों? 1 लेटर कोड K लिया हुआ है क्योंकि ल्यूसिन का हमने L ऑलरेडी ले लिया है। तो ये बेस, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें से ग्लाइसिन एक सिंगल एमिनो एसिड है जिसमें R की वैल्यू H होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बाकी ये सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और नेचुरल एमिनो एसिड का जो कन्फिगरेशन है वो कैपिटल L मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा बेटा? कैपिटल L मिलेगा। इसी तरह से देखो ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो आप ग्लूटामिक एसिड में देखो 2 COOH हो जाएंगे। तो ग्लूटामिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड ये है COOH CH2CH2। ये तो इसके R की वैल्यू हो गई, ये तो इसके R की वैल्यू हो गई ग्लूटामिक एसिड में। और फिर साथ में बाद में ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या लगा हुआ है? CH, अल्फा पर NH2 COOH। तो ये ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ग्लूटामिक एसिड में 2 तो COOH है, तो इसीलिए ये एसिडिक एमिनो एसिड हो गया। इसी तरह से ये एस्पार्टिक एसिड हो गया, तो एस्पार्टिक एसिड में भी क्या हो जाएंगे? ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। तो ये एस्पार्टिक एसिड का पूरा फॉर्मूला बन गया। इसमें ये तो R की वैल्यू हो गई, R CH COOH और NH2 और या R की वैल्यू क्या है? इसमें R की वैल्यू हो गई। ये वाली सारी वैल्यूज किसको बता रही है? ये सारी वैल्यू R को बता रही है। R CH COO NH2, तो ये R की वैल्यूज हैं। ठीक है, यहां R की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और इसी तरह से यहां R की वैल्यू ये हो गई। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों एसिडिक हो गए। अब ये देखो सिस्टीन, ये R की वैल्यू में HS हो गया यहां। ठीक है, ये मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, इस तरह से ये ट्रिप्टोफैन। तो बेटा इतने याद नहीं रखने आपको, जस्ट मैं एक डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ नाम आप 4 या 5 एग्जांपल रेफरेंस के लिए याद कर लेना, जैसे 6 एग्जांपल लर्न कर लो। 2 न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के, 2 एसिडिक एमिनो एसिड्स के जैसे 7 तो रेड, और 2 कोई इजी बेसिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, ताकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो रेफरेंस देने के लिए काम आए, बाकी इनको रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो एक तो वो हो गया बेसिस ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक, दे आर क्लासिफाइड एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, मैंने डिस्कस कर लिया। और फिर एक और क्लासिफिकेशन होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब देखो हमारे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम, ये ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, और प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में एक एक्टिविटी ऐसी भी है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है,
जिसको कंट्रोल आरएनए करता है। आरएनए 3 तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और वो क्या पार्ट है, वो बायोलॉजी के पोर्शन का कंसेप्ट है, हमको डिस्कस नहीं करना है वो। तो कुछ एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो, अच्छा इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा किससे, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोटीन बन रहा है उसकी बिल्डिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको यूनिट सेल कहें, बिल्डिंग यूनिट्स बोले। जैसे किसी मकान की बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, ईंट, ब्रिक। उसी तरह से प्रोटीन की जो बिल्डिंग यूनिट है वो एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड पहले तो बॉडी में वो एमिनो एसिड बने, फिर वो एमिनो एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में। तो यहां पर दो तरह के एमिनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही अंदर सिंथेसिस करती है, बनाती रहती है। अगर हमको एक्सटर्नल सोर्स से, यानी हमारी डाइट में अगर वो एमिनो एसिड नहीं है तो चलेगा, बॉडी अंदर प्रिपेयर कर लेगी। और वो है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड। अगर हमारी डाइट में, हमारे फूड में ग्लाइसिन, एलानिन और ग्लूटामिक एसिड नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बॉडी अपना खुद इसका जुगाड़ कर लेती है, मतलब बना लेती है अंदर। लेकिन कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमको एक्सटर्नल सोर्स से ही, यानी डाइट के अंदर होने चाहिए। वो हमारी बॉडी में अगर एक्सटर्नल सोर्स से फूड के थ्रू जाएंगे तो वो अंदर उससे रिलेटेड प्रोटीन बनेंगे, अदरवाइज वो प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे। तो एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के अंदर नहीं बन पाते हैं, तो उनका डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो जिन एमिनो एसिड्स का डाइट में होना बहुत जरूरी है उनको एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। अगर ये एमिनो एसिड डाइट में नहीं होंगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज और प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लग जाएगी। ये एग्जांपल है वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। तो ये होना बहुत जरूरी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स मैंने डिस्कस कर लिया। ये कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एग्जिस्ट एज डायपोलर आयन नोन एज ज्यूटर आयन, मैंने डिस्कस कर लिया क्यों आयनिक कंपाउंड है। इन एक्वस सॉल्यूशन इन ज्यूटर फॉर्म एमिनो एसिड शोस एम्फोटेरिक बिहेवियर, जिसको मैं एम्फोलाइट भी बोल रहा हूं क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा बेसिक ग्रुप है। ऑल नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब हम प्रोटीन दो तरह के होते हैं बेटा, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इन फाइब्रस प्रोटीन polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds। और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो polypeptide chain coil around giving a spherical shape, structures and shape of protein are studied at 4 different levels: primary, secondary, tertiary and quaternary. These are usually soluble in water. Insulin and albumin are the common example of globular protein। तो अब जो आप बोर्ड पे ये देख रहे हो, यही टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और हम इन फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और ये सारी जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये सारा पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।